नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। जहां पिछले भाग की अगर हम बात करें तो पिछले भाग में हमने आकार के सिद्धांत पे प्लेटो के जो विचार थे उसको पढ़ा था। साथ साथ गुफा का जो उसने उदाहरण दिया है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो यदि अभी तक आपने भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लो, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में आपके लिए आसानी हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि एक दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो का क्या विचार था और एक शासन व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए इसके बारे में प्लेटो का क्या विचार था। तो देखो भाई, हर एक देश का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो प्रश्न ये होता है कि उस देश को चलाने के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि किसी देश को चलाने के लिए किस प्रकार का शासक होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर शासक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी देखना चाहता है। अब हम यहाँ पर यही पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेटो अपने राजा में कौन कौन सी क्वालिटी देखना चाहता है। तो प्लेटो ये चाहता है कि उसका राजा दार्शनिक राजा हो, यानी कि प्लेटो फिलोसफर्स को राजा बनाने की बात करता है। प्लेटो ये कहता है कि देखो भाई, आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि प्लेटो के समय का जो राज्य था और आज का राज्य है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। प्लेटो का जो समय का राज्य था उसमें जनसंख्या कम थी और जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है यानी कि सांस्कृतिक विविधता होती है वो भी कम थी। लेकिन अगर आज का राज्य आप देखोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जटिल हो चुका है। आज का जो राज्य है यानी कि आज का जो देश है वो बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी क्षेत्र विविधताओं वाला क्षेत्र हो चुका है और आज का जो राज्य है वो पूरे विश्व से जुड़ चुका है। लेकिन जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो का जो राज्य है जो कि लगभग 2500 साल पुराना है, वो राज्य क्या है, वो पूरे विश्व से जुड़ा हुआ नहीं है। वैश्विक महाद्वीपों की खोज उस समय नहीं हुई है। तो इस चीज़ को पढ़ते वक्त आप ये जरूर ध्यान देना कि प्लेटो की जो थ्योरी है वो कितनी पुरानी है और आज के संदर्भ में वो कितनी अलग है। दूसरी बात यह है कि भले ही कितनी अलग क्यों ना हो प्लेटो की थ्योरी, बट फिर भी आज के टाइम पर भी शासन के कुछ तत्व वहाँ से लिए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। तो प्लेटो किस प्रकार के शासन की बात कर रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। प्लेटो के सामने क्वेश्चन ये है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जाए। तो एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ये सुझाव देता है कि एक अच्छे राज्य को एक अच्छा राजा ही राज्य अच्छा बना सकता है, और ऐसे में जो राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। इसके लिए प्लेटो तर्क देता है कि जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, उनके पास शासन करने के लिए जो ज्ञान होता है, जो उनकी बुद्धि होती है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ये उन्हें इस लायक बनाती है कि उस क्षेत्र पर शासन करें। क्योंकि देखो, एक शासक के अंदर सबसे बड़ा जो गुण है वो ये होना चाहिए कि उसके पास शासन चलाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक अज्ञानी शासक उस अंधेरे की तरह है जो खुद तो अंधेरे में बैठा ही बैठा है और पूरे समाज को भी अंधेरे में ले जा रहा है। तो शासक के पास आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए ताकि वो दूरदर्शी रहे और आने वाली चीज़ों के बारे में भी पूर्वानुमान लगा सके, और ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को एक छोटी सी कार भी चलानी है तो भी भाई मुझे एक ट्रेन ड्राइवर चाहिए। तो फिर तो यहाँ हम देश चलाएंगे तो कैसे एक नौसिखियों के हाथ में देश दे दें। तो भैया हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश देंगे जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो। तो कोई भी अगर आप कार्य करते हो तो हर कार्य में आप उसी के पास जाना चाहोगे जिसके उस कार्य के बारे में ज्ञान हो, जिसके पास उस कार्य को करने की बुद्धि हो और जो उस कार्य में ट्रेंड हो। अगर हम एक मामूली सी शर्ट भी सिलवाएंगे ना तो हम उसी के पास जाएंगे जो उस शर्ट को अच्छा सिलता हो, जिसके उसके बारे में ज्ञान हो। तो जब हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसके पास उसके लिए आवश्यक ज्ञान हो, जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, तो फिर हम देश को ऐसे छोटे मोटे लोगों के हाथ में कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसा प्लेटो कह रहा है शासन करने के लिए जैसे और काम करने के लिए भी कुछ स्किल चाहिए, वैसे शासन चलाने के लिए भी कुछ स्किल चाहिए। शासन चलाने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए। और एक ऐसा शासक होना चाहिए जिसका लक्ष्य सभी की भलाई हो। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजाजन को सुरक्षित रखता है, ना सिर्फ प्रजाजनों को सुरक्षित रखता है, यानी कि ना तो सिर्फ जनता को सुरक्षित रखता है बल्कि मनुष्य के रूप में अपनी जनता को रूपांतरित भी करता है। क्योंकि हर मनुष्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप से स्वार्थी होता है। तो राज्य का ये भी काम है कि वो मनुष्य को परोपकारी बनाए, उसके जीवन को एक चरित्र में लेकर आए। तो इसीलिए कानून बनाए जाते हैं और उस कानून के डर से लोगों के चरित्रों में भी परिवर्तन आता है।
आदर्श राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है, यानी कि एक अच्छे राज्य की जब आप कल्पना करोगे तो उसका लक्षण ये आएगा कि वो दार्शनिकों द्वारा शासित है, यानी कि दार्शनिकों का वहाँ पर शासन है। तो एक अच्छे शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या है प्लेटो के हिसाब से? तो प्लेटो के हिसाब से एक अच्छे शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है कि वहाँ पर शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि एक अच्छा दार्शनिक कौन है, एक सच्चा दार्शनिक कौन है? आखिर हम किसे दार्शनिक माने, किसे फिलोसफर माने? तो प्लेटो कहता है कि भाई देखो, जो अच्छाई का ज्ञान जानता है वही फिलोसफर है, यानी कि जिसे अच्छाई का आकार पता है। अच्छाई के आकार में यानी कि न्याय क्या है, सुनता क्या है, समानता क्या है। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं आपको, प्लेटो ने ये तो कहा है कि अच्छाई का आकार होना चाहिए, लेकिन उसने इसे डिफाइन नहीं किया है कि रियल में अच्छाई का आकार हम किसे माने, और इसीलिए इसकी आलोचना भी की जाएगी। तो प्लेटो अपनी किताब रिपब्लिक में ये बताता है कि एक फिलोसफर वो होगा, एक दार्शनिक वो होगा जो अच्छाई के आकार को जानता है, और जो अच्छाई के आकार को जानता है उसे हम शासक बनाएंगे। प्लेटो का ये मानना है कि जो अच्छाई का विचार है यही एक राजा को राजा होने के काबिल बनाता है, और इसके लिए एक दार्शनिक सबसे योग्य होता है। इसके लिए वो एक तर्क भी देता है, और तर्क क्या देता है? देखो, प्लेटो कहता है कि हर एक व्यक्ति के बस की नहीं है कि वो ज्ञान को प्राप्त कर सके, हर एक व्यक्ति के बस की नहीं है कि ज्ञान के उजाले में जा सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर इतना समय ही नहीं है और इतनी समझने के लिए बुद्धि ही नहीं है कि वो इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए प्लेटो कह रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वो चुनिंदा लोग वो होंगे जिनके पास अवकाश होगा, यानी कि समय होगा, और भौतिक सुख साधन होंगे। क्योंकि जो दरिद्र होगा, यानी कि जो गरीब होगा, वो अपनी दिनचर्या में पेट भरने के लिए काम करेगा, तो उसके पास तो उतना समय बच ही नहीं पाएगा कि वो ज्ञान पर चिंतन कर सके, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके, वो अच्छाई के आकार को समझ सके। 99% लोग अपनी डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो समाज के बारे में क्या सोच पाएंगे? अब समाज के बारे में कौन सोच सकता है? समाज के बारे में वही सोच सकता है जिसका अपना पेट भरा हो। दूसरे को रोटी आप कब दोगे? जिसको अपना पेट भरा हो। तो प्लेटो यहाँ पर यही कह रहा है कि जिसके पास अवकाश हो और भौतिक सुख साधन हो वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि प्लेटो का ही मानना था, उस समय ग्रीक फिलॉसफी थी ही ऐसी, यानी कि जो यूनानी धारणा थी वो ये थी ही कि अगर आपको विवेक की खोज करनी है, यानी कि बुद्धि की खोज करनी है, तो अवकाश अनिवार्य है, यानी कि समय होना अनिवार्य है। जिसके पास समय नहीं वो अपनी बुद्धि की खोज कर ही नहीं सकता, वो तो लगातार डेली रूटीन में एक जैसा काम करता रहेगा। आप आज का एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपको कोई साइंटिफिक एक्टिविटी करनी है, कोई वैज्ञानिक गतिविधि करनी है, तो कोई बंदा जो साइंटिस्ट है अगर वो डेली रूटीन में बिजी रहेगा, वो खाने कमाने के बारे में सोचेगा, तो कभी साइंटिस्ट बन ही नहीं पाएगा। तो नई नई खोजों के लिए उसे समय की जरूरत होगी, और समय के साथ साथ भौतिक सुख साधनों की भी जरूरत होगी। तो यही चीज़ प्लेटो भी कह रहा है कि विवेक की खोज के लिए अवकाश अनिवार्य है। आगे प्लेटो ये बता रहा है कि एक दार्शनिक न्याय का अच्छे से प्रबंध कर सकता है, अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि एक दार्शनिक का चरित्र सबसे अच्छा चरित्र होता है। और एक अच्छे चरित्र की विशेषताएं क्या है? एक अच्छे चरित्र की विशेषता ये है कि एक अच्छा चरित्र हमेशा शांत होता है और स्वस्थ होता है, स्थिर होता है। शासकों की कुछ अपनी योग्यताएं होती हैं, उस शासकों के अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उच्चशयता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और साहस होना चाहिए। ये सभी गुण एक शासक के अंदर होने ही चाहिए, और प्लेटो अपनी किताब रिपब्लिक में इस बात पर बहुत अच्छे से बल दे रहा है। प्लेटो ये भी कह रहा है कि दर्शन और राजनीति एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो बंदा दार्शनिक है वही राजनीतिज्ञ होना चाहिए। किसी देश की राजनीति जब भी अच्छी चल सकती है जब उस पर फिलोसफर्स का बोलबाला हो, यानी कि ज्ञानी व्यक्तियों का बोलबाला हो। हालांकि प्लेटो यहाँ पर सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बात ध्यान रखना। प्लेटो कह रहा है कि एक जो अच्छा दार्शनिक होता है ना, वही विवेक की विधायक बन सकता है, यानी कि वही एक बुद्धिमान शासक बन सकता है जो नए नए नियम कानून अच्छे से बना सकता है। इस प्रकार प्लेटो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि राज कौशल आत्म कौशल है, यानी कि राज्य कौशल को विकसित किया सकता है, यानी कि शासन चलाने की जो अवधारणा है वो ज्ञानी व्यक्ति अपने आप ही अपने मन से विकसित कर सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ये सोच सकते हैं कि एक आदर्श राज्य क्या हो, ज्ञानी व्यक्ति ये सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम का समाधान क्या हो, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति प्रॉब्लम में उलझा रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्लेटो ये कहता है कि राज्य एक दिव्य संस्था है, वो राज्य दिव्य संस्था है जिस पर राजाओं का शासन हो, और कौन से राजाओं का? दार्शनिक राजाओं का शासन हो। तो ऐसा राज्य जिस पर दार्शनिक राजाओं का शासन हो, ऐसे राज्य की सभी को नकल करनी चाहिए, यानी कि ऐसा ही राज्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्लेटो एक आदर्श राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित करता है कि जो समय बीतने के बाद भी परिवर्तन ना हो,
यानी कि ऐसे नियम बनाए जाए, ऐसे कानून बनाए जाए जो हमेशा हमेशा के लिए चल सकते हैं। प्लेटो कह रहा है कि एक रोगग्रस्त समाज को सुलझाने के लिए एक अच्छे दार्शनिकों की जरूरत होती है। लेकिन प्लेटो ये भी कहता है कि अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति को अगर आप शासन नहीं सौंप रहे हो तो एक अंधे को शासन सौंपने के बराबर होगा। क्या कह रहा है कि शासन चलाने के लिए आकारों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब आकार का सिद्धांत क्या था, इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। वो ये कह रहा है कि जो ये सच्चा ज्ञान है ये हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एक राजा के लिए यही सबसे बड़ी चिंता होती है। तो प्लेटो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान नहीं है, अगर हम उसे शासक बनाते हैं तो ये नेत्रहीनों को शासक बनाने जैसा होगा, यानी कि अंधों को शासक बनाने जैसा होगा। तो उसी व्यक्ति को हमें वोटिंग के दौरान भाई चुनना चाहिए। जो आज के टाइम पे हम वोटिंग देने जाते हैं ना, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो बंदा चुनाव में खड़ा है क्या उसे शासन की ABCD पता भी है या नहीं है, या वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। इसके बाद प्लेटो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होगा ना, ज्ञानी, वो कभी शासन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी ना जो रुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्ञान प्राप्त करने में होगा, उसकी रुचि चिंतन करने में होगा, उसकी रुचि समाधान लिखने पर होगा। वो शासन करना कभी नहीं चाहेगा। तो ऐसे में प्लेटो ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना के माध्यम से इनसे ये कहना चाहिए कि आप हम पर शासन करो, यानी कि ज्ञानी व्यक्तियों को शासन करने के लिए राजी करना चाहिए, प्लेटो ये कहता है। क्योंकि जो व्यक्ति शासन नहीं करना चाहता, जब आप उसे शासक बनाओगे तो उसके अंदर सत्ता का लालच नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञानी है। वो अब समाज की भलाई के लिए काम करेगा, कम्युनिटी के लिए काम करेगा। लेकिन जो लालच जब शासन में आते हैं तो जमकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए प्लेटो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में शासन सौंपो जो ज्ञानी हो, जिसके अंदर इच्छा ना हो, क्योंकि जो इच्छा रही शासन करेगा वो तो दूसरों के लिए शासन करेगा, वो अपने लिए शासन नहीं करेगा। लेकिन प्लेटो ये भी कह रहा है कि भैया अगर किसी दार्शनिक के अंदर क्या गुण हो, तो किसी दार्शनिक को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था से गुजरना होगा। शिक्षा व्यवस्था की बात अगले चैप्टर में की जाएगी। 15 साल तक उसे प्रशासनिक सेवा में काम करना होगा ताकि उसे प्रशासन के बारे में अनुभव प्राप्त हो सके। और जब किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई के आकार की झलक दिखाई दे तो ये मान लेंगे कि उस व्यक्ति की शिक्षा पूरी हो गई है। यानी कि प्लेटो एक कठोर, एक हार्ड एजुकेशन बता रहा है जिसमें लंबे समय तक व्यक्तियों को पढ़ना होगा और उसके बाद 15 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी करना होगा ताकि प्रशासन के बारे में उसे जानकारी मिल सके। हालांकि प्लेटो की बात करें तो उसने अपनी किताब रिपब्लिक में जो ये थ्योरी दी है, इस थ्योरी में उसने ये नहीं बताया है कि एक दार्शनिक विवेक किस प्रकार से राज्य के लिए लाभकारी है। वो ये तो कह रहा है कि राज्य पर शासन फिलोसफर्स का होना चाहिए, राज्य पर शासन ज्ञानी व्यक्तियों का होना चाहिए, ऐसे लोगों का होना चाहिए जो अच्छाई के आकार को जानते हैं, ऐसे लोगों का होना चाहिए जो कम्युनिटी के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बताया उसने कि ऐसे लोगों का शासन कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात हो रही है, रियल में बात यह है कि एक राज्य का शासक सचमुच करता क्या है। यानी कि हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि यार राजा हमारे लिए करता ही क्या है, उसे करने के लिए क्या जानना चाहिए, यानी कि जो जो काम वो करता है उसके लिए उसके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, प्राय ये माना गया कि अच्छाई के ज्ञान की जरूरत ना भी हो ना, तब भी एक शासक शासन कर सकता है, क्योंकि शासकों का सबसे पहला काम क्या है, आत्माओं को ढालना। अब देखो, आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं है यहाँ पर। शासक का सबसे पहला काम यह है कि अपने देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को अच्छे आचरण में, अच्छे करेक्टर में लेकर आना ताकि वो देश के आगे की ओर ले जाएं। ये सबसे पहला काम होता है एक अच्छे शासक का। तो एक अच्छा शासक क्या है, वो अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है, अपने देश के भविष्य का निर्माण कर रहा है। ऐसे में जो उसकी जनसंख्या है, उसकी जनता है, उस जनता का वो सदुपयोग करना चाह रहा है और इसलिए उसे अच्छे वर्क में डाल रहा है। इसलिए लोगों को एजुकेशन दी जाती है, लोग पढ़ लिख कर चीज़ों आगे बढ़ाते हैं। अगर हर एक बंदा ये सोचे कि मैं खाऊं पीऊं सो जाऊं तो समाज कैसे चलेगा। तो एक अच्छे शासक का प्रधान कर्तव्य, यानी कि सबसे पहला कर्तव्य क्या है, आत्माओं को ढालना। इसमें सफलता के लिए साइकोलॉजी के ज्ञान की जरूरत होती है, मनोविज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि एक अच्छा शासक वही है जो जनता के मन को पढ़ ले, वो जनता की आकांक्षाओं को भाप ले। जो शासक जनता की आकांक्षाओं को नहीं भाप पाता उनके तख्ता पलट हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे शासक के लिए बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए, शारीरिक ज्ञान होना चाहिए, राजा को विभिन्न प्रकार की कलाओं की समझ होनी चाहिए, राजा को संगीत और सभी दृश्य कलाएं ये सब आनी चाहिए। शासकों को यह ज्ञान होना चाहिए कि महत्वाकांक्षी शासक के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, यानी कि एक शासक को हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। एक आलसी शासक पूरे समाज को डुबा सकता है, लेकिन एक महत्वाकांक्षी शासक के क्या क्या कार्य हों ये भी एक फिलॉसफर ही तैयार करेगा। इसके अलावा शासक को सुजनन विज्ञान की भी समझ होनी चाहिए। शासक को इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि एक अच्छी नस्ल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जो लोग मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, उनको कैसे समाज में लाया जा सकता है,
जनसंख्या कैसे स्थिर की जाए ये भी राजा को पता होना चाहिए। और जिसके पास ये सारा ज्ञान है, जिसके पास ये सारे राजनीतिक कौशल हैं, उसे ही शासक बनाने देना चाहिए। इसके अलावा एक शासक को युद्ध में भी निपुण होना चाहिए, दूसरे राज्यों के साथ समझौते करने भी आना चाहिए, यानी कि फॉरेन पॉलिसी में भी निपुण होना चाहिए, शत्रुओं को खत्म करने वाला भूमिका भी होनी चाहिए। इसके अलावा अमीर और गरीब के बीच में विषमताएं ना बढ़ जाएं, यानी कि अमीर अमीर और गरीब गरीब ना रह जाएं, इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक शासक पे अच्छाई के ज्ञान के अलावा ये सब क्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी कि एक शासक ऐसा होना चाहिए जो अपनी जनता में आर्थिक समानता को बढ़ावा दे। ऐसा ना हो कि गरीब गरीब रह जाएं, अमीर अमीर हो जाएं। संसाधनों का उचित बंटवारा करे, फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान होना चाहिए, जनसंख्या को कैसे स्थिर रखा जाए इसका भी ज्ञान होना चाहिए, अपने देश की जो जनसंख्या है उसको किस प्रकार से सही सही जगह पर लगाकर उनका प्रयोग किया जाए, ये भी एक शासक को पता होना चाहिए। प्लेटो इस बात पर बल देता है कि एक राजा जिस पे श्रेष्ठतर ज्ञान होगा, यानी कि सबसे अच्छा ज्ञान होगा, वही वास्तव में एक अच्छे समाज का आविष्कार करेगा। और इसके लिए उसे उच्च शिक्षा व्यवस्था में समय बिताना होगा, प्रशासनिक सेवा में 15 वर्ष बिताने होंगे। इतना ही नहीं, उसे युद्ध का ज्ञान भी होना होगा, अच्छाई का शासन होना होगा। तो ये सब चीज़ें जिसके अंदर होगी वही एक अच्छा शासक बन सकता है। किसके हिसाब से? प्लेटो के हिसाब से। तो यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ लिखी हुई है जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक आदर्श राज्य और एक दार्शनिक राजा के बारे में बताया गया। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि प्लेटो दार्शनिक राजा में कौन कौन से गुणों की बात कर रहा है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, ताकि हम उसे और अच्छे से भी आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। तो देखो, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल शब्दों का है। तो जितने अच्छे से आप शब्दों को समझ सकते हैं, उतनी चीज़ें आपको जल्द से जल्द समझ में आएंगी। आगे चैप्टर में एक आदर्श राज्य कैसा हो। अब तक तो हमने ये पढ़ा है कि एक दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, एक दार्शनिक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होगा और उसमें दार्शनिकों की भूमिका क्या होगी। तो मोटा मोटा जो हमने पहले पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर भी दोबारा से लिखी है, क्योंकि एक जो फिलोसफर होता है वो अपनी पूरी स्टडी कर चुका होता है, उसने एक अच्छी शिक्षा ली है और साथ साथ सेना में और प्रशासन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में जब हम ऐसे दार्शनिक हाथों में सत्ता देते हैं तो एक अच्छे राज्य की स्थापना की जाती है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सत्ता के बहुत सारे पहलू छूट जाते हैं, और जो सत्ता के पहलू छूट गए हैं, इन्हीं पहलुओं को पूरा करेगा कौन? एक दार्शनिक। एक दार्शनिक ये देखेगा कि पुरुष जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कितने विवाह करने चाहिए, कैसे परीक्षण होने चाहिए, परीक्षाओं का कार्यक्रम कैसे होना चाहिए। इसके अलावा प्लेटो ऐसी कुछ मोटी मोटी रूपरेखाएं प्रस्तुत कर देगा। यहाँ पर हालांकि इसे डीपली नहीं बताया गया, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। एक आदर्श राज्य में केंद्रीय तत्व होने चाहिए, एक ऐसे तत्व होने चाहिए जिनके समय समय पर संशोधन कर सकें, समीक्षा कर सकें, यानी कि ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए जिसमें परिस्थितियों में बदलाव से उन रूल और रेगुलेशन में बदलाव किया जा सके। क्योंकि अगर इतना कठोर कानून बना दोगे तो कोई भी कानून हमेशा देख लो मान्य नहीं होता। हमारे देश का संविधान ही देख लो, 1950 में लागू हुआ था, और आज तक अगर हम सोचें कि उन्हीं आदर्शों को ढोते फिरें तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है समाज परिवर्तित होता है, समाज में नई नई चीज़ें आती हैं, और समाज में जो नई नई चीज़ें आती हैं वो भी उसके लिए भी रूल रेगुलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा ऐसे नियम बनने चाहिए, ऐसे संविधान बनना चाहिए जो समय के साथ उसमें संशोधन हो सके और उसकी समीक्षा भी की जा सके, जाँच भी की जा सके। लेकिन समीक्षा करेगा कौन, संशोधन करेगा कौन? तो संशोधन वो कर सकता है, समीक्षा वो कर सकता है जिसके पास उसके बारे में उतनी बुद्धि भी हो। जिसे संविधान ही पढ़ना नहीं आता, जिसे संविधान का ज्ञान ही नहीं है, वो बंदा क्या संविधान में संशोधन कर देगा? तो प्लेटो कह रहा है कि संशोधन वो कर सकता है, समीक्षा वो कर सकता है जिसके पास विवेचनात्मक बुद्धि हो। अपनी किताब द स्टेट्समैन में इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख रहा है, जिसमें वो एक एग्जाम्पल दे रहा है डॉक्टर्स का। वो ये कह रहा है कि देखो, एक तो डॉक्टर होते हैं जिन्हें ये पता होती है कि ये दवाई इस रोग में काम आएगी, लेकिन एक वो होते हैं जो उन दवाइयों को बनाते हैं, उन दवाइयों की खोज करते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो ये कहना चाहता है जो फिलोसफर्स हैं ये दूसरे प्रकार वाले हैं जो नए नए नियम बना रहे हैं। ये नियमों को पढ़कर देश को नहीं चला रहे हैं, बल्कि देश को चलाने के लिए नियम बना रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है किताबी लैंग्वेज में कि प्लेटो कहता है कि दार्शनिक के पास उस चिकित्सक का ज्ञान होता है जो नुस्खे लिखाता है, ना कि केवल उस विशेषज्ञ की तरह जो उन्हें लागू करता है। यानी कि एक डॉक्टर होते हैं जो नुस्खे पढ़ते हैं, दवाई देखते हैं और लिख के दे देते हैं, लेकिन एक फिलोसफर डॉक्टर वो होता है जो नई नई बीमारियों की इलाज की खोज करता है, नई नई दवाइयों की खोज करता है, और बिल्कुल ऐसे फिलोसफर होते हैं।
अगर कोई ऐसा नहीं है तो ये दोषपूर्ण व्यवस्था है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है। एक दार्शनिक की भूमिका हमेशा विवेकी होगी, ध्यान रखना, बुद्धिमत्ता वाली होगी, जो अच्छाई के आकारों को जानता है, जिसके अंदर नैतिक गुण होते हैं, जो न्याय को समझ सकता है, जो सौंदर्य को समझ सकता है, जो इसके अंदर संयम होता है, जिसके अंदर तुच्छ इच्छाएं नहीं होती, ऐसा व्यक्ति ही एक आदर्श राजा होता है। दार्शनिक राजा का कार्य होता है कि वो नैतिक गुणों को बढ़ावा दें और मनुष्य के अंदर भी एथिकल चीज़ों को बढ़ावा दें, परोपकार के जो गुण हैं उनका विकास करें। इस प्रकार एक दार्शनिक राजा एक आविष्कारक की भूमिका निभाता है और उसका काम ये होता है एक अच्छे समाज के संचालन कैसे किया जाए। दार्शनिक राजा में इस गुण का एक कारण होता है। क्या कारण होता है कि उसके अंदर शासन करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शासन करने की जब इच्छा ही नहीं है तो ही तो वो अच्छा शासन करेगा, क्योंकि लोगों ने उसे खुद बुलाया कि तुम मेरे ऊपर शासन करो। अब उसके अंदर इच्छा नहीं है तो उसके अंदर मोह भी नहीं है। अब उसके अंदर मोह नहीं है तो वो अच्छे को अच्छा बोलेगा और बुरे को बुरा बोलेगा। वो तो बस आकारों के चिंतन से प्रेम करेगा, वो तो न्याय, समता, समानता जैसे विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए काम करेगा, वो करप्ट थोड़ी होगा। इसलिए प्लेटो कहता है कि दार्शनिकों को ही सत्ता सौंपनी चाहिए। लेकिन प्लेटो के जो ये सिद्धांत है इसकी आलोचना की जाएगी और स्वयं उसका शिष्य अरस्तु इसकी आलोचना करेगा। तो प्लेटो की आलोचना सबसे पहले तो इस बात पे की जाती है कि प्लेटो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहा है कि दार्शनिक का ज्ञान वास्तव में किस प्रकार का शासन होता है, दार्शनिक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये बात ढंग से नहीं बता पाया प्लेटो। पहली आलोचना ये की जाती है। दूसरी बात ये अरस्तु कहते हैं कि भाई देखो, अच्छाई का आकार है क्या, ये आप डिफाइन नहीं कर पाए, यानी कि प्लेटो अच्छाई के आकार को डिफाइन नहीं कर पाया। जहां अरस्तु प्लेटो के अच्छाई के आकार की आलोचना दो आधारों पर कर रहा है। पहली चीज़ तो ये अस्पष्ट है, यानी कि अच्छाई के आकार को स्पष्ट नहीं कर पाया। हम माने ही किसे कि अच्छाई का आकार फाइनली है क्या। अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि हम ठीक ठाक बता ही नहीं सकते अच्छाई का आकार क्या है, उसके बारे में ज्ञान के लिए आवश्यक क्या है। आकार के सिद्धांत के अनुसार अच्छाई का आकार क्या होता है कि किसी के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, लेकिन अरस्तु ये कह रहा है कि भाई किसी के अंदर कुछ भी गुण हैं तो हम ये कह देंगे वो अच्छा है, लेकिन रियल में क्या वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि सपोज डैट एक कमीज बनाने वाला है, एक बुनकर है जो बुनाई कर रहा है, तो उसकी अच्छाई ये है कि मैं अच्छी बुनकरी करूं। एक टेलर है, एक दर्जी है, उसकी अच्छाई ये है कि वो अच्छी से अच्छी शर्ट तैयार करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा अच्छी शर्ट बनाता है तो वो अच्छा इंसान भी होगा, क्योंकि उसको दुनियादारी से लेना देना नहीं है, उसे केवल अपनी कलाओं में अच्छाई से मतलब है। कोई एक संगीतज्ञ है जो संगीत गाता है, तो कोई संगीत बनाता है, या कोई गायक गाता है, कोई नृत्य नाचती है, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, या कोई बंदा पढ़ा रहा है, तो जो बंदा जो भी काम कर रहा है वो काम अच्छे से वो करे, उसके लिए अच्छाई वही है। बट रियल लाइफ में वो इंसान अच्छा है या नहीं है ये हम कैसे कह दें। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है वो कि एक बुनकर की अच्छाई इस चीज़ में दिलचस्पी होती है एक बुनकर की कि वो अच्छा कपड़ा बुने, उसकी इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। तो वास्तव में अच्छाई का सिद्धांत क्या है, इसको प्लेटो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया है। दूसरी बात यहाँ पर यह की गई है कि जो दूसरी आलोचना की जा रही है वो ये की जा रही है, अरस्तु जो ज्ञान के अभ्यास की बात कर रहा है, अरस्तु जो कह रहा है कि विभिन्न गतिविधियों में जो लोग होते हैं वो अपनी अच्छाई का मूल्य जानते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छाई क्या है इसके बारे में बता रहा नहीं है। एक अन्य आलोचना ये की जा रही है यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में कि प्लेटो ने राजनीति और निर्णय की प्रक्रिया में साधारण व्यक्ति को वंचित रखा है, यानी कि प्लेटो केवल कुछ ही लोगों को न्याय की व्यवस्था में लेकर आ रहा है, कुछ ही लोगों को शासन की व्यवस्था में लेकर आ रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इससे तुच्छ मान रहा है। वो कह रहा है एक बहुत बड़ी जनसंख्या भागीदारी नहीं कर सकती है, जबकि लोकतंत्र के आदर्श ये कहते हैं कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, प्लेटो लोकतंत्र को मूर्खों का तंत्र बताता है। ये बात आप अपने माइंड में जरूर रखना कि प्लेटो ने लोकतंत्र को मूर्खों का तंत्र कहा है, जिसमें सभी मूर्ख लोग एक मूर्ख को चुन लेते हैं। तो प्लेटो आलोचना इसलिए करता है कि राजनीति और निर्णय की प्रक्रिया में जो साधारण व्यक्ति हैं वो नहीं होने चाहिए। प्लेटो सबको नागरिक नहीं मान रहा है, प्लेटो सिर्फ और सिर्फ दार्शनिकों को ही सत्ता देने की वकालत कर रहा है, इसलिए भी उसकी आलोचना की जाती है। आगे चैप्टर में सारांश दिया है कि वैसे तो प्लेटो का जो दर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा, इसका बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान आकारों के सिद्धांत का है। प्लेटो का आकार का सिद्धांत ये कहता है, जिसकी बात हमने पहली वीडियो में कर भी ली थी, कि भौतिक जगत जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम फील कर रहे हैं वो वास्तव में वैसी नहीं होती जैसे हमें दिखाई दे रही हैं। रियलिटी उससे अलग होती है और जो उस रियलिटी को जान लेता है वही कौन है, फिलोसफर है। तो यहाँ पर वही जो हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में वही चीज़ें हैं यहाँ पर। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो अगर इन चीज़ों पर चर्चा की जाए ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी कम पढ़ सकते हैं, बट 20 से 25 मिनट में लेक्चर को हमें पूरा करना है, तो इसलिए कम एग्जाम्पल लेके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की जा रही है। आशा है आपका स्नेह और साथ हमें मिलेगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।